अरब में 7 साल, भाग संख्या 20, चौथा परिच्छेद, शाम और तुर्की। खंड पहला, बैरूत को प्रस्थान। तबरिया की झील के ठीक सामने का पहाड़ शाम की हुकूमत में आता है। इस पहाड़ की चोटी पर एक गांव बसा हुआ है जिसे कफर अल दारिब कहते हैं। मैं हैरान था कि बिना पासपोर्ट के सीमा को कैसे पार किया जाए, परंतु अंत में परमात्मा पर भरोसा रखकर चल ही पड़ा। मैं झील के किनारे किनारे जा रहा था। कहीं कहीं मार्ग में थोड़ा थोड़ा पानी भी आ जाता। आगे जाकर एक स्थान में यह छोटा छोटा पानी नहर बन गया। मैं इसे धीरे धीरे लांघने लगा। इस नहर को पार कर मैं बाहर निकला ही था कि वर्षा होने लगी। वर्षा में से मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई तो देखा कि सामने पुलिस की चौकी है। एक सिपाही पहरा भी दे रहा था। इतने में जोर की वर्षा आई और वह सिपाही भागकर साइबान के नीचे पहुंच गया। मैंने इसे सुअवसर समझा और 2 फरलांग का चक्कर काट कर जाने लगा। न जाने कैसे सिपाही ने मुझे देख लिया। आवाज आई, ओ मुसाफिर, इधर आ, पासपोर्ट दिखा कर जा। मूसलाधार पानी पड़ रहा था। आवाज वैसे भी कम सुनाई देती थी। मैंने उसको उत्तर देने में न देने में ही भलाई समझी। वह बहुत चिल्लाता रहा, परंतु छप्पर से बाहर निकलने की उसकी भी हिम्मत न पड़ी। मैंने उसकी जरा भी परवाह न की और तेजी से दूर निकल गया। चलते चलते अंत में पहाड़ी पर चढ़कर कफर अल हरीब जा पहुंचा। अब मैं शाम की सीमा के अंदर प्रवेश कर चुका था और वर्षा भी बंद हो चुकी थी, परंतु दुर्भाग्य से यहाँ भी एक सिपाही मिल गया। उसने मुझसे पासपोर्ट के लिए पूछा, परंतु मैं गूंगा बन गया। उसने कई बार पूछने का प्रयत्न किया, परंतु मैंने एक उत्तर न दिया। 2-3 दिन वह मुझे डबल रोटी और जैतून का तेल खिलाता रहा, परंतु मेरी जबान ठीक न हुई। जैतून का तेल यहाँ घी का दर्जा रखता है। अब मुझे यही डर था कि ईश्वर भला करे, कहीं मुंह से कोई शब्द न निकल जाए, परंतु 2 दिन और 2 रात बहुत काफी होते हैं। लोगों ने उस सिपाही से कहा कि तुम्हारे ऊपर हराम है, इस गूंगे को छोड़ दो। सिपाही ने मुझसे पूछा, कहाँ जाओगे? मैंने दमिश्क की ओर संकेत किया और थोड़ा सा बुड़बुड़ाया। इससे वो मेरा मतलब समझ गया और मुझे छोड़ दिया। मैं यहाँ से निकला। मार्ग में कई छोटे छोटे गांव आए। जाड़े के दिन थे। रात और दिन को जोर से सर्दी पड़ती। कानों में सन्नाटा छा जाता था। मैं सर्दी से बचने के लिए कान और मुंह कंबल में लपेट लेता था और सफर करता रहता था। तबरिया से कंतरह पहुंचने में मुझे 12 दिन लगे। वहां से दमिश्क समीप था, परंतु जाड़े की कोई सीमा न थी और बर्फ पड़ रही थी। इसलिए मैंने इस समय दमिश्क जाना पसंद न किया और बैरूत की ओर चल पड़ा, क्योंकि उस स्थान में समुद्र निकट होने की वजह से बर्फ नहीं पड़ती। कंतरह से 3 मील की दूरी पर एक छोटा सा गांव मिला। रात्रि हो चुकी थी। मैंने वहां ठहरना उचित समझा। एक मनुष्य मुझे अपने घर ले गया। रात को जब कपड़े उतार कर सोने लगा तो उसने बाहर का किवाड़ बंद करके अंदर से ताला लगा दिया। उसकी इस हरकत से मुझे कुछ संदेह हुआ और मैं सावधान होकर इधर उधर देखने लगा। उसी मकान में उसकी स्त्री सो रही थी। आंगन में एक गधा बंधा हुआ था।
अब उस मनुष्य ने मेरे कपड़े टटोलने आरंभ किए। मैं उसका आशय पहले ही जान चुका था, इसलिए बटुए को मैंने बचाकर कंबल के नीचे छिपा दिया था। खंजर उसने हाथ में पकड़ा हुआ था। यदि रुपया उसके हाथ लग जाता तो मेरी जान की खैर न थी। जब वस्त्र आदि टटोलने के बाद उसे कुछ प्राप्त न हुआ तो मैं निडर होकर सो गया, और दूसरे दिन जब उसके घर पड़ोसी आए तो मैं उठा, वस्त्र पहनने आरंभ कर दिए। बटुआ भी उसके सामने ही जेब में डाल दिया। जब उसकी दृष्टि बटुए पर पड़ी तो वह मन में बड़ा विस्मित हुआ, परंतु पड़ोसियों के सामने कुछ न कर सकता था। मैंने अपना सामान उठा लिया और चलने लगा तो उसने बहुत आग्रह किया कि एक दिन और ठहर जाओ। मैंने उत्तर दिया कि जब मेरे पास काफी धन होगा तो फिर आऊंगा। इतना कहकर मैं वहां से चल पड़ा। नगर से बाहर थोड़ी दूर तक वह मेरे पीछे पीछे आया, परंतु नगर के बाहर निकलकर मैंने बंदूक में कारतूस भर लिया और एक बार मुड़कर देखा तो वह ठहर गया। मैंने उससे कहा, मित्र आओ, और उसे अपना बटुआ दिखाया, परंतु बंदूक में कारतूस भरने का आशय वह समझ गया था, इसलिए वह जोर जोर से यह कहता हुआ भागा कि मैं भी डाकू हूं, परंतु तुम मेरे भी गुरु उस्ताद हो। मैंने उसे हर चंद बुलाया, परंतु उसने पीछे मुड़कर भी न देखा। अब मैंने सैदा की बंदरगाह की ओर मुंह फेरा। यहाँ मैंने 2 सप्ताह ठहर कर प्रचार किया। 5 दिन के बाद बैरूत जा पहुंचा। यह एक बड़ी बंदरगाह है जो बुहेरा रूम के तट पर है। यहाँ यूरोप के जहाज आते जाते रहते हैं, इसलिए तिजारत खूब होती है। मिस्र की तरह यहाँ छापे खानों की भरमार है, जहाँ अरबी के समाचार पत्र और पुस्तकें बड़ी संख्या में छपती हैं। आबादी मुसलमानों से अधिक ईसाइयों की है और शासन फ्रांसीसियों का है। बाजार मिस्र के सदृश खूब चौड़े चौड़े हैं। मुझे यहाँ से दमिश्क जाना था, परंतु जाड़े की कोई हद न थी। जो मोटरें दमिश्क से आती थी उनकी छतें बर्फ से ढकी हुई होती थी। मैंने यहीं 1 मास रहकर प्रचार किया, जिससे यहाँ जमीयतुल हिजबुल्लाह अर्थात आर्य समाज स्थापित हो गई। बैरूत बल्कि सारे शाम में फ्रांस का राज्य है, इसलिए स्कूलों में फ्रांसीसी भाषा पढ़ाई जाती है। कुछ हिंदू सिंधी दुकानदार भी तिजारत करते हैं। जबल लिबनान। जबल लिबनान को शाम का कश्मीर समझिए। गर्मी के दिनों में शाम और मिस्र के लोग यहाँ पर सैर सपाटे के लिए आते हैं। जबल लिबनान बहुत बड़ा पहाड़ है। यहाँ पर 40,000 की जनसंख्या है, परंतु ये सब के सब अरब ईसाई हैं। मुसलमान कोई भी नहीं। परंतु यदि कोई अरब मुसलमान यहाँ से गुजर जाता है तो उसकी अवगत अच्छी करते हैं। जबल लिबनान के बड़े बड़े नगरों में बड़ी बड़ी दीवारों पर मरियम की संगमरमर की मूर्तियां खड़ी की हुई है। मैं जिस समय यहाँ प्रचार कर रहा था तो वे लोग मुझे हिंदी समझकर महात्मा गांधी के विषय में बहुत कुछ पूछते थे। जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि मैं उसी का जाति का हूँ और आर्य हूँ तो वे बहुत प्रसन्न हुए। मैंने वहां 2 मास तक वैदिक धर्म का प्रचार किया, जिससे उन लोगों को वैदिक धर्म से बहुत प्रेम हो गया। सारे जबल लिबनान में स्थान स्थान पर जमीयतुल हिजबुल्लाह अर्थात आर्य समाज स्थापित हो गई। जब मैंने पहले पहले वहां अरब ईसाइयों को देखा था तो सब के सब फ्रांसीसी जान पड़े, परंतु कुछ दिनों बाद मेरा यह भ्रम दूर हो गया। यहाँ अरबी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी भाषाओं के स्कूल खुले हुए हैं और निवासी बहुत सभ्य और शिक्षित है। जब मैंने उनको बताया कि मैं आर्य हूँ तो उन्होंने मुझसे आर्यों के 4 वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि के विषय में जानना चाहा।
मैंने उन्हें इन चारों वर्णों के बनाने की आवश्यकता बताई, जिसे उन्होंने बड़े प्रेम से सुना। फिर उन्होंने आश्रमों के विषय में पूछा। जब मैंने उन्हें बताया कि हमारे यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को समयानुसार 4 आश्रम अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास में से गुजरना पड़ता है, तो वे हैरान हुए, क्योंकि उनके यहाँ केवल 2 ही आश्रम है, एक ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ। वे मुझे अपने गिरजाघर में ले गए और उनमें रहने वाले 30 व्यक्तियों को दिखाकर कहा कि इन्होंने 60 वर्ष तक विवाह नहीं किया। ब्रह्मचर्य की ओर उन लोगों की मैंने विशेष रुचि देखी। उन्होंने सारे इलाके जबल लिबनान में ब्रह्मचर्य के विषय पर मुझसे व्याख्यान दिलवाए। कोट, पतलून, हैट तो ये लोग पहनते हैं, परंतु अंग्रेजों के सदृश छुरी कांटे से खाना नहीं खाते, बल्कि हमारी तरह हाथों से काम लेते हैं। इलाका पहाड़ी है, परंतु सड़कें अच्छी है, इसलिए मोटरें आ जा सकती हैं। दमिश्क को प्रस्थान। दमिश्क पहुंचने से पहले मुझे तराबल्स की बंदरगाह रास्ते में पड़ी। यहाँ पर 1 सप्ताह प्रचार करके 5 दिन में हमुस पहुंच गया। हमुस मुसलमानों का एक मुतबर्रिक शहर भी है। इसमें मैंने 2 सप्ताह तक प्रचार किया। वहां से चलकर मैं 5 दिन में दमिश्क अर्थात शाम जा पहुंचा। दमिश्क एक बड़ा प्राचीन नगर है। यहाँ जाड़ों में खूब बर्फ पड़ती है और मुसलमानों के नबी जकरिया की जियारत है। यह जियारत एक विशाल और सुंदर मस्जिद में बनी हुई है और अल जामिया अल उम्नी के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त मुसलमानों के बड़े बड़े बलियों की जियारतें हैं, जिनमें से एक का वर्णन अब करूंगा। दमिश्क से लगती हुई एक पहाड़ी है, जिसमें हाबिल और काबिल की जियारत गाह है। इसके विषय में प्रसिद्ध है कि मुसलमानों के बाबा आदम से जो लड़के लड़कियां उत्पन्न हुए थे, उनमें बहन भाइयों में विवाह होता था। हाबिल और काबिल में, जो कि आदम के बेटे थे, विवाह के ऊपर विवाद हो गए। दोनों एक ही बहन से विवाह करना चाहते थे और दोनों को इसका बराबर अधिकार था। आखिर हाबिल ने काबिल को मार डाला और बहन से विवाह कर लिया। काबिल के शव का क्या करे, इसका उसे जान न था। बहुत दिनों तक वह उस शव को लिए लिए परेशान फिरता रहा। एक दिन उसने देखा कि एक कौवा एक मुर्दे कौवे को जमीन कुरेद कर दफन करा रहा है। हाबिल ने भी कौवे की नकल की और भाई को पृथ्वी में गाड़ दिया। इससे पता लगता है कि मुसलमानों ने दफन करना कौवे से सीखा है। वह काबिल की जियारत गाह इसी पहाड़ी पर बनी हुई है। पहाड़ी के बीचों बीच एक कंदरा है। इस कंदरा में से पानी टपकता रहता है। वहां के मुजाबिर अर्थात पुजारी दर्शकों से कहते हैं कि पहाड़ रो रहा है और कयामत के रोज खुदा के पास यह शहादत देगा कि हाबिल ने काबिल को मारा था। उनकी यह बातें सुनकर मैंने अधिक ध्यान से उस कंदरा को देखा। उसकी छत में एक शिवलिंग की तरह का पत्थर लगा हुआ है, जिससे यह कहते हैं कि यह उस पहाड़ी की जबान है। छत में 2 सुराख बनाए हुए हैं, जिसे यह कहते हैं कि उसकी 2 आंखें हैं, जिनसे दिन रात वह काबिल की स्मृति में रोता है। भला कैसे न रोए, जबकि पहाड़ की छत पर पानी के 2 घड़े डाल दिए जाएं और उस छत में 2 सुराख कर दिए जाएं। यह कंदरा भी सकरात अल्लाह के सदृश अंधेरी है और मोमबत्ती की सहायता से काम चलता है। चूंकि यह जियारत गाह शहर से बाहर है, इसलिए जो भी यात्री यहाँ सैर के लिए आते हैं, वे यहाँ पर विश्राम करते हैं। खासी भीड़ लगी रहती है। स्त्रियां भी काफी संख्या में आती हैं, परंतु इनमें बुरके का नाम निशान नहीं है। फ्रांसीसी राज्य होने से सब फ्रांसीसी पहनावा पहनने में अपनी शान समझते हैं।
बुढ़े भी 1 इंच से अधिक लंबाई की दाढ़ी रखना पसंद नहीं करते। भारतवर्ष के इस्लामी भाइयों की सी लंबी लंबी दाढ़ियां तो मुझे सारे अरब में भी कहीं न मिल सकी। अब भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। कोई भय की बात नहीं है। दाढ़ी और बुर्के में इस्लाम थोड़े ही रखा है। दमिश्क में अरब मुसलमानों की 2 पार्टियां हैं। एक तो फ्रांसीसी शासन बनाए रखना चाहती है और दूसरी जनमत की अभिलाषी है। जिन दिनों भारतवर्ष में स्वदेशी की लहर चल रही थी तो इधर शाम में भी हर जगह शामी कपड़ा पहनों की ध्वनि आती थी। गांधी को गांधी कहते हैं और बहुत सम्मान करते हैं। मैंने यहाँ लगभग 1 मास तक प्रचार किया और जमियातुल हिजबुल्लाह अर्थात आर्य समाज स्थापित की। अन्य स्थानों की नाई यहाँ भी सिंधी तिजारों ने मेरा काफी हाथ बटाया। क्रमशः